अब इन 3 चीज़ों पे एक-एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है है। ना? सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूमे पे ही। हाँ जी। तो रिज्यूमे कैसे बनाएँ? दूसरा, रिज्यूमे बनाते टाइम हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है। रेज्यूमे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत लोगों को लगता है इम्पोर्टेंट ही नहीं है अब एटलीस्ट 2025 में, क्योंकि एआई आ गया। ठीक है, सारे टूल्स आ गए, चैट चैट जीपीटी आ जीपीटी में गया। डालो, रिज्यूमे बन के तैयार है। हाँ, बन जाता है, बात तो हाँ, सही है। बिल्कुल। पर क्या वो जो लोग चैट जीपीटी में डाल के रेज्यूमे बना रहे हैं और भेज रहे हैं, आप ज़रा उनसे जाके पूछिए क्या उनको जॉब्स लग रही हैं? मुझे नहीं लगता है लग रही, क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर भी, एक तो लोगों को पता नहीं है कि आप या मेरे जैसे लोग बैठ के अब रेज्यूमे नहीं देखते हैं, किसी का टाइम नहीं है किसी के पास इतना। एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एटीएस, वो 6 सेकंड में स्कैन करता है आपका रेज्यूमे, और 99% फॉर्चून 500 कंपनीज यूज़ करती हैं। ये तो नोन फैक्ट है, आप कहीं भी जाके चेक कर लो। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बातें आप। अब 99% फॉर्चून 500 कंपनीज का मतलब हो गया हम सबकी ड्रीम कंपनीज। आप हर दूसरी कंपनी का नाम लोगे वो एटीएस यूज कर रही है बैकएंड पे। क्यों कर रही है? अपना टाइम, अपने रिक्रूटर्स का टाइम, एचआर का टाइम बचाने के लिए, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। आपने बोला था टाइम इज मनी, बिल्कुल सही इट बात इज है। एवरीथिंग। उनका ये कहना है अब हम बैठ के 1000 रेज्यूमे हर एक प्रोफाइल के लिए थोड़ी ना देखेंगे, पर एटीएस क्या करेगा, उन 1000 में से टॉप 100 6 सेकंड में स्कैन करके निकाल देगा। क्योंकि बैकएंड पे जो एटीएस का एल्गोरिथम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे बना हुआ है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करके वो एक स्कोरिंग करता है आपके रेज्यूमे को। जो जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी कंपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन निकालती है जब एक जॉब ओपनिंग होती है। अगर जॉब ओपनिंग है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, जो अमेजोन ने निकाली है, तो उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगा 2 से 3 पेजेस का, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या करोगे हर दिन, वो सब लिखा होता है। स्किल सेट क्या चाहिए, उससे आपका रेज्यूमे मैच करता है एटीएस, और फिर आपको एक स्कोर देता है। अब उस स्कोर में भी कट ऑफ स्कोर होता है। अगर आपने कट ऑफ नहीं क्लियर किया तो आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है 6 सेकंड के स्कैन में। अगर कट ऑफ को आपने पार कर दिया तो पास हो जाता है। पास होने के बाद वो टॉप 100 रेज्यूमेज जाते हैं रिक्रूटर के पास, फिर वो एक ह्यूमन आई देखता है, मेरे जैसा कोई इंसान एचआर है, फिर मैं वो उन टॉप 100 को देखूंगी, उस 100 में से 50 या 20 को इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी। अब इसलिए है इम्पॉर्टेंट रेज्यूमे, क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपका रेज्यूमे नहीं बन सकती। लिंक्डइन प्रोफाइल का काम अलग है, रेज्यूमे का काम अलग है। और आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया नहीं सिर्फ, यूरोप चले जाओ, कनाडा, यूएस, यूके चले जाओ, सबसे पहली चीज़ कोई भी रिक्रूटर आपसे पूछेगा बिफोर गिविंग यू अ जॉब आज भी इज़ प्लीज़ गिव मी योर रेज्यूमे। तो वो रेलेवेंट है, उधर ही आपको आंसर मिल जाएगा। जिस दिन आपसे रिक्रूटर आपका रेज्यूमे मांगना बंद कर दे, उस दिन वो इरेलेवेंट हो जाएगा। मैं भी जनरली, हम अपना स्कूल चलाते हैं धैर्य, हाँ जी। तो वहाँ कोई भी टीचर आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, अपना सीवी दीजिए। हाँ जी, है ना? सीवी दीजिए, उसके बाद में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल, मतलब उसके बिना बात ही आगे नहीं हाँ, बढ़ती। उसके बिना अगर कोई चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बंदा, 1-2 बार ऐसे केसेस भी आए कि सर मैं अपना रिज्यूमे घर भूल गई, है ना, तो बाद में ही आना, हाँ, लेकिन लेके आना, लेके आना। है ना, क्योंकि उससे है ना, उससे उस एक पेज से हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है उनकी पर्सनैलिटी का। सही बात है, ठीक है, सही बात है। जी, कंटिन्यू। एंड आपने पूछा था कि जनरली क्या मिस्टेक्स देखते हैं हम रेज्यूमे में, तो अब वापस मुझे आई थिंक सितंबर में हो जाएंगे 5 साल इस इंडस्ट्री में और ये काम करते हुए। इन 5 सालों में सबसे कॉमन मिस्टेक्स मैंने ये देखी है। सबसे पहले तो जो आज भी होता है वो है टेम्पलेट जो चूज़ करते हैं या फॉर्मेट जो यूज़ करते हैं लोग अपना रेज्यूमे बनाने के लिए, वो ज़्यादातर गलत होता है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे सर और आप डालेंगे रेज्यूमे मेकर या रेज्यूमे मेकर ऑनलाइन, सीवी मेकर, बथेरी बहुत वेबसाइट्स सारे हैं। ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं। सीवी मेकर, रेज्यूमे वर्डेड, क्या क्या नाम, मतलब अनगिनत। जी। ठीक है, और अनगिनत टेम्पलेट्स अवेलेबल है फ्री में जिन पे आप रेज्यूमे बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, ये गलत नहीं है वेबसाइट्स यूज़ करना। प्रॉब्लम ये है 99 आउट ऑफ 100 वेबसाइट्स जो हैं ऑनलाइन जो आपको रेज्यूमे या सीवी बनवा देती हैं 2 मिनट में, वो जो टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं वो एटीएस से कंप्लायंट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एटीएस फ्रेंडली ही नहीं होती है वो टेम्पलेट। आप वो टेम्पलेट डालोगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टेम्पलेट में कलर्स हैं, उस टेम्पलेट में बहुत फैंसी इमेजेस हैं, उस टेम्पलेट में बहुत सारे टेबल हैं। तो क्या होता है, लोगों को पता नहीं कि एटीएस सिर्फ टेक्स्ट फ्रेंडली होता है।
Okay. इमेजेस को, टेबल्स को, कलर्स को, कुछ भी इमेज मतलब कुछ भी टेक्स्ट के अलावा वो डिस्कार्ड कर देता है, फेंक देता है उठा के स्कैनिंग के बाद। लोगों को लगता है मैं सुंदर बनाऊं अपना रेज्यूमे। रेज्यूमे सुंदर नहीं होना चाहिए, रेज्यूमे प्रोफेशनल होना चाहिए, रेज्यूमे में कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यस, प्रोफेशनल होना चाहिए इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर्मेटिंग भी नहीं देखी आपने ऐसे ही दे दिया है ना, राइट हैंड साइड पे एक सेक्शन है, लेफ्ट पे एक, और एकदम शैबी सा मेसी नहीं। वेल फॉर्मेटेड प्रोफेशनल रेज्यूमे, पर सुंदर एस्थेटिक रेज्यूमे नहीं बनाना है जो बहुत कलरफुल हो। दूसरी मिस्टेक मैंने ये देखी है सर, रेज्यूमे में लोग क्या करते हैं ना, दुनिया भर की और ज़िंदगी भर की सारी अचीवमेंट उसमें डाल देंगे कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी जीता, मैंने। गलत नहीं, और आपने ये सब किया हुआ होगा। बहुत सारे लोग ओवर अचीवर्स होते हैं। कुछ कुछ ये भी लिखते हैं जैसे हॉबीज, इंटरेस्ट वगैरह, तो मैं इस पे भी आने वाला था, क्या लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नहीं, वो बहुत अच्छा सब नहीं लिखना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। रेज्यूमे सही जगह नहीं है। इंटरव्यू में जब आप बात कर रहे हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, राइट, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को किसी भी इंटरव्यू में। अपने इंट्रोडक्शन में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी हॉबीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो और बता सकते हो रिक्रूटर को, क्योंकि एक वो नॉन प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन भी फिर आप अपनी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। अपनी थोड़ी हॉबीज़ शेयर कर दो। कहाँ शेयर करना है वो इम्पॉर्टेंट है। रेज्यूमे वो जगह नहीं है, उस 1-1.5 पेज में आपको नहीं बताना है कि मुझे साइकिलिंग पसंद है या मैं स्पोर्ट खेलता हूँ या व्हाटएवर। तो नहीं, रेज्यूमे पे नहीं डालते हैं हॉबीज़, और हर चीज़ शेयर नहीं करनी होती। एक अच्छे रेज्यूमे में और एक नॉर्मल रेज्यूमे में फ़र्क यही होता है कि एक अच्छे रेज्यूमे में वही इन्फॉर्मेशन होती है जो होनी चाहिए उसमें। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक मार्केटिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो अमेज़ॉन में, और फिर उसके 3 दिन बाद आप अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए गूगल में, दोनों रोल्स अलग है, दोनों कंपनीज अलग हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, स्किल सेट अलग होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन अलग। आप अगर सोच रहे हो आप वही सेम रेज्यूमे भेज दोगे और वही अचीवमेंट्स काम आ जाएंगी, वो नहीं होने वाला। अब स्मार्ट इंसान क्या करेगा, डेटा साइंटिस्ट जॉब के लिए जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और जो मेरा एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, सिर्फ वो रखेगा उस वाले रेज्यूमे में। मार्केटिंग जॉब के लिए जो एक्सपीरियंसेस, जो प्रोजेक्ट्स, जो स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही रखेगा उस रेज्यूमे में। 2 अलग वर्जन बनाएगा और वो 2 भेजेगा। तो हर चीज़ हर जगह इंपॉर्टेंट भी नहीं होती ना, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक यही होती है कि लोग, मैंने ये भी देखा है कि अपने रेज्यूमे में जो है रिजल्ट्स नहीं दिखाते, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते कि मैंने ये किया, सब ये बताते मैंने क्या किया, पर जो आपने किया उससे क्या हुआ वो लोग नहीं बताते, है ना। तो आपने जो किया वो तो आपको करना ही था, वो आपकी जॉब थी, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था। अगर आप एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो, आपका काम है लीड जनरेट करना, आपका काम है रेवेन्यू को इंक्रीज करना, तो आप मुझे ये मत बताओ कि आपने लीड जनरेट किए, या तो ये बताओ लीड जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, और वो जब किया तो कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ या कंपनी के क्लाइंट को क्या फ़ायदा हुआ। या तो आपने कम टाइम में कर लिया तो टाइम बचा, या आपने क्लाइंट के लिए और पैसे बना दिए, या आपने रेवेन्यू ग्रोथ की। रिजल्ट नहीं लोग बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में।